नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आज हम चर्चा करेंगे इतिहास पर। क्या है इतिहास और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास को। ये आया है अंग्रेजी के शब्द हिस्ट्री से और हिस्ट्री आया है ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का अर्थ है किसी ऐसी जानकारी को उसको अनुसंधान के द्वारा एकत्रित करना जो बीत गई है, यानी कि स्टडी ऑफ पास्ट, इसे हम कहेंगे हिस्टोरिया। तो क्या जरूरत हुई कि हम हिस्ट्री को पढ़ें? देखिए, हमारा इतिहास, हमारा बीता हुआ कल अगर हमें याद होगा तो उसी के हिसाब से हम अपना फ्यूचर निर्धारित करेंगे। क्या हमसे पीछे गलतियां हुई, क्या हमारे अच्छे बुरे अनुभव रहे, उसके आधार पर एक अच्छा विश्लेषण करके हम हिस्ट्री को बनाते हैं और उसी से हम अपना भविष्य तय करते हैं। देखिए, आपका हम प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं, ये होगा कुल 80 अंक का और 20 अंक आपको सेशन में दिए जाएंगे। अब इन 80 अंकों के लिए आपको कुल समय मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट का। ठीक है, इसमें आपके 7 चैप्टर दिए गए हैं जिसमें आपके पूरे सिलेबस को विभाजित किया गया है। तो देखते हैं ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका भारत का वैभवपूर्ण अतीत। ठीक है बच्चों, ये है आपका 10 अंक का। अब भारत किसे कहा जाता है? भारत वो नहीं है जो आज हमारी राजनीतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। अग्नि पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार वो क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय के नीचे और दक्षिण में समुद्र से घिरा है, इसमें आज का पाकिस्तान भी है, बर्मा, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, जावा, ये सभी द्वीप शामिल थे। जब अंग्रेज आए तो उसके बाद हमारा इतिहास एक संधारित रूप से लिखा जाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि इस इतिहास को समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमारे पास स्रोत कौन कौन से हैं, कैसे पता लगा कि हमारा इतिहास क्या था। इसको मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारे जो लिटरेचर स्रोत हैं, हमारे साहित्यिक स्रोत। वो सभी स्रोत जो हमारे पास लिखी हुई अवस्था में हैं, जैसे हमारे रामायण, महाभारत, हमारे पुराण, हमारे अखबार पुराने, ये सभी चीजें। और साहित्यिक स्रोतों को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले हैं हमारे धार्मिक स्रोत। अब धार्मिक स्रोत क्या हैं? जो हमारे धर्मों से संबंधित हैं, चाहे वो सनातन धर्म से संबंधित हो, चाहे बौद्ध से, चाहे जैन से। ये सभी स्रोत भारत के एक गौरवमयी इतिहास को दर्शाते हैं। जैसे वेद, वेद ब्राह्मण धर्म का एक मुख्य स्रोत है। इसकी रचना कब हुई थी? इनकी रचना हुई थी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी कि ईसाइयों के देवता, ईसाइयों के अग्रदूत यीशु मसीह के जन्म से भी 1500 वर्ष पूर्व से लेकर 500 वर्ष पूर्व तक। इसमें बताया गया था कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, आपसी सामंजस्य कैसा था, कैसा लोगों का व्यवहार था, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये आज कैसा प्रासंगिक है? देखिए, उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाएं, वहां का प्रशासन, इसकी झलक आज भी भारत के संविधान में मिलती है और कहीं ना कहीं ये वहीं से प्रेरित है। इसलिए हम कहेंगे कि इतिहास का हमारे आज के दौर में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद बौद्ध, जो बौद्ध साहित्य था, बौद्ध साहित्य का उद्गम हुआ था गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध जब निर्वाण को प्राप्त हुए, उसके बाद बहुत सी पुस्तकें लिखी गई उनके जीवन पर, जैसे कि अशोक और मिलिंद, इनके बीच में संवाद हुआ था। उसके एक बौद्ध भिक्षु था, उनका संवाद हुआ था। तो उस समय की क्या समाज की दशाएं थी, क्या नैतिक मूल्य थे, उन सभी पर चर्चाएं की गई थी और उसने हमारे भारत के समाज को बहुत ही समृद्ध बनाया।
जिसका डंका आज भी पूरी विश्व में बोल रहा है। इसके बाद जैन। बौद्ध साहित्य के मूल्यों पर आधारित ही जैन साहित्य था, ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। धार्मिक साहित्य के इतर था धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य यानी कि जो धर्मों से परे हो, यानी कि नॉन रिलीजियस, गैर धार्मिक साहित्य। अब गैर धार्मिक साहित्य कौन से थे? जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ, देखने में तो लगता है कि इकोनॉमिक्स हो, लेकिन इसमें राजनीतिक बातें की गई हैं ज्यादातर। कैसा समाज होना चाहिए, एक आदर्श समाज की क्या परिकल्पना है, ये सभी बातें यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा प्रशासनिक ढांचा कैसा होना चाहिए। देखिए, एक समय था जब मौर्य साम्राज्य अपनी पीक पर था, अपनी टॉप व्यवस्था में था। उस समय चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उनके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र ही अप्लाई किया जाता था। तो हम मान सकते हैं कि उस समय में राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी रही होगी, और वो राजनीतिक व्यवस्थाएं हमें आज भी अपनानी पड़ रही हैं। यानी हमें हमारे इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, इसी पर हमारा इतिहास आधारित है। इसके बाद है वंशावलियां। वंशावलियां यानी राजा, उनके पुत्र, उनकी पूरी पीढ़ी पर लिखी हुई कुछ किताबें। और ये किताबें लिखता कौन था? पुराने समय में जो राजा थे या कुछ साम्राज्य थे, उनके द्वारा बहुत सारे कवियों को संरक्षण दिया जाता था जो उनके यहाँ पर रहते थे। इसके अलावा बहुत सारे लेखक थे, इतिहासकार थे, जो उनकी उपलब्धियां, उनके द्वारा किए गए युद्ध, उनके द्वारा बनाए गए स्मारक, महल आदि का रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतिहास के लिए है। भारत में एक एक्ट पारित हुआ था 1854 में। इसके अनुसार वंशावलियों में जो भी रिकॉर्ड हैं वो न्यायिक साक्ष्य के लिए मान्य है। जैसे पीछे के दिनों में एक बहुत चर्चित विवाद था, अयोध्या राम भूमि विवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट से भी पूछा कि यहाँ का क्या इतिहास है। तो उन्होंने शोध किया, अनुसंधान किया और पाया कि यहाँ पर क्या मंदिर था या मस्जिद था या कैसे स्ट्रक्चर, कैसे ढांचे थे। तो उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा इतिहास का जानना। साहित्यिक स्रोतों के बाद आते हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है? भारत में एक विभाग है आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक विभाग। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। ठीक है, इसका भी इतिहास है, आगे जब आपको अध्याय करवाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे आपको। तो पुरातात्विक विभाग हमारे देश में जितने भी स्मारक हैं, जितने महल, किले, बावड़ियां जो पुराने समय में, प्राचीन समय में बनी थी, उनका रिकॉर्ड रखता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। तो उस समय के जो भी अभिलेख हैं, अभिलेख यानी कि लिखे हुए रिकॉर्ड हैं, वो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा उस समय में कुछ सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं, या प्रिंट मीडिया तो था नहीं, अखबार नहीं थे, कुछ कागज नहीं था। तो वहां का रिकॉर्ड रखने के लिए या राजा ने क्या आज्ञाएं दी, इस सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए इंस्क्रिप्शन थे या प्रशस्तियां थी। अब प्रशस्तियों के माध्यम से यहाँ तो राजा अपना आदेश देता था, क्या आदेश हैं, यहाँ राज्य के क्या विधि हैं, क्या कानून है, इन सभी का उल्लेख किया जाता था, इसके बारे में बताया जाता था, ताकि जनता राज्य में क्या चल रहा है, क्या राज्य के कानून है, इस सभी से परिचित हो सके। इसके अलावा सिक्के, मूर्तियां, मोहरें, ये सभी मिली हैं। इससे पता लगता है कि उस समय का व्यापार कितना समृद्ध था। जहां जहां पर भी हमारे सिक्के मिले हैं तो पता लगेगा कि हम वहां तक व्यापार करते थे। जैसे भारत की कुछ मोहरें पश्चिम में ईरान, मेसोपोटामिया, अफ्रीका यहाँ तक मिली हैं और पूर्व में चीन तक भी मिली हैं। तो इससे मालूम चलता है कि हमारा व्यापार कितना समृद्ध था, कितना फैला हुआ था। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आते हैं हमारे कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं, वो भी हमारे इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब साहित्यिक स्रोतों में एक रह गई थी बात, विदेशी विवरण।
देखिए, जो पुरातात्विक विभाग है हमारा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा किए गए काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब कुछ हमें वहां से पता नहीं लगता। पुराने समय में, मौर्य साम्राज्य के समय में या उसके बाद ह्वेनसांग के समय में बहुत सारे विदेशी यात्री आए। उन्होंने अपने नजरिए से बहुत सारी बातें बताई। जैसे ना, हम घर में रहते हैं, हमें इतनी बातों का पता नहीं होता। जब घर में कोई बाहर गेस्ट या रिश्तेदार हमसे मिलने आए, वो छोटी छोटी बातों को देखेगा। इसी तरह विदेशों से फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इब्न बतूता जैसे बहुत सारे यात्री, चाहे वो तीर्थ के रूप में आए हों, चाहे वो व्यापार के उद्देश्य से आए हों या वैसे ही घूमने के उद्देश्य से आए हों, बहुत सारे लोग आए। उन्होंने देखा कि भारत की संस्कृति कैसी है। स्वाभाविक सी बात है कि वहां से संस्कृति से अलग रही होगी। देखा कि यहाँ का प्रशासन कैसा है, यहाँ का राजनीतिक ढांचा, पुलिस, शांति, न्याय व्यवस्था, समाज, आपस में लोगों के रिश्ते संबंध कैसे हैं, वो सब जाके उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा। जैसे कि ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन एक बहुत ही बड़े सम्राट थे जो कि 6वीं शताब्दी में थे। ठीक है बच्चों, इस समय में ह्वेनसांग आया। वो यहाँ पर लगभग 14 वर्षों तक रहा। उसने यहाँ की क्या संस्कृति थी उसे देखा। यहाँ के तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसने 5 वर्ष तक पढ़ाई की, पूरा घूमा। उसके बाद अपने देश चीन में चला गया और वहां पर जाकर लिखा कि बौद्ध का देश, क्योंकि भारत बुद्ध की भूमि है ना, वहाँ की कैसी परंपराएं हैं। उसने अपने साथ की घटनाओं का उल्लेख भी किया, जिससे कि हमारे सामाजिक दिशाओं का पता लगता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारा मुख्य है, भारत के इतिहास में जो इन सबसे उपलब्धियां हुई हैं। ठीक है, अब उपलब्धियां कौन सी हुई हैं? देखिए, इतिहास तो हमने सीखा ही है। अब वेदों में जो बातें लिखी गई थी, क्या प्रशासनिक ढांचा हो, कैसा समाज हो, कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है, इन सब की बातों, इस सभी बातें लिखी थी। इसके अलावा अशोक की बातें, अशोक का धम्म, उनके नैतिक मूल्य जो आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं, इन सभी का उल्लेख किया गया था। ठीक है, अब भारतीय इतिहास का स्वर्ण पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, ये है आपका दशम का। अब इसमें क्या है, जैसे ही वैदिक समय खत्म हुआ, उसके बाद बहुत सारे जनपद, महाजनपदों का उदय हुआ। लोगों ने एक अच्छा प्रशासन बनाने के लिए, एक अच्छा साम्राज्य बनाने के लिए बहुत योगदान किया। उस समय के बहुत सारे राजनीतिज्ञ, बहुत सारे राजा, बहुत सारे योद्धाओं ने साम्राज्यों का निर्माण किया। और सबसे बड़ा साम्राज्य था मगध साम्राज्य। मगध है आज का बिहार, उसके आसपास का क्षेत्र। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। ठीक है, वहां पर उदय हुआ एक मौर्य साम्राज्य का। इस अध्याय में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे मौर्य साम्राज्य आया। तो आपको बताऊं कि उस समय एक महाधनानंद नाम का राजा थे। तो उनकी जो विलासिता थी, उनके जो खर्चे थे, उसके कारण राज्य की दुर्दशा हो गई थी, बहुत ही नीचे आ गया था। तो राज्य को पुनः ऊपर उठाने के लिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और सभी वेलफेयर जो स्कीम थी, उनको ऊपर लाने के लिए चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त नाम के बालक को हायर किया, उसे पढ़ाया, उसे शिक्षित बनाया और इस योग्य बनाया कि वो भारत का सम्राट बन सके। और अंत में उसे मौर्य साम्राज्य की गद्दी दिलवाने में मदद की। उन्होंने अपने लिखे हुए ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र किया है। तो उस समय जब ये साम्राज्य आया तो भारत की व्यवस्था फिर से सुधरी। हमारे व्यापार पश्चिमी देशों हों चाहे मध्य ईरान के देशों, वहां से समृद्ध हुए। इसके बाद उनके वंशज आए, जैसे बिंदुसार, अशोक। अंतिम प्रतापी शासक मौर्य साम्राज्य के ये थे अशोक। हालांकि इनके बाद भी कुछ राजा हुए थे, किंतु अंतिम थे अशोक। अशोक का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में सबसे विस्तृत साम्राज्य था। लेकिन एक बार ये उड़ीसा के निकट है आज कलिंग में युद्ध करने गए, तो वहां पर एक बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने देखा कि एक युद्ध मात्र से कितनी बड़ी तबाही हो गई। उसके बाद इन्होंने युद्ध न करने का प्रण लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार के
इसमें लीन हो गए। उन्होंने अपने बेटों को, अपने पुत्रियों को श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन इन देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा और खुद भी इसमें निवृत्त हो गए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं उनके राज्य का पतन हो गया, क्योंकि राज्य अब धार्मिक आस्थाओं में ज्यादा लीन हो चुका था। इससे इतर की वो राजनीतिक या प्रशासनिक बातों पर ध्यान देते, तो इससे जो मुगल साम्राज्य था वो नीचे आ गया। अब इसका फायदा कौन उठाएगा? जो कि महत्वाकांक्षी हैं, जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बाद आए गुप्त। हालांकि बीच में भी छोटे छोटे आए थे, लेकिन इतने महत्व नहीं है उनका। गुप्त भारत में सबसे जो स्वर्ण काल था, गोल्डन पीरियड था, वो था गुप्तों का। गुप्तों के समय में जो आर्किटेक्चर था या कुछ कलाएं थी, संगीत था, साहित्य था, उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई। ठीक है। उसके अलावा कुछ जो नहरें बनाई गई, कुछ लोक कल्याण के काम हुए, ये थे। सबसे पहले जो मूर्तियों का उल्लेख मिलता है, मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है, मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है गुप्तों के समय में। इससे पहले वैदिक काल में या वेदों में किसी मूर्ति का जिक्र नहीं है, मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। उससे पहले प्रकृति की पूजा थी या सीधा ही भक्ति किया करते थे। तो गुप्तों के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद जो हमारे थे हर्ष के भारत, आपको जैसे बताया था अभी इससे पीछे, हर्ष पूरा नाम था इनका सम्राट हर्षवर्धन। 6वीं शताब्दी में आए थे और उस समय की जानकारी हमें कहाँ से मिली? चीनी यात्री आए थे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने 14 वर्षों तक भारत में निवास किया, इनके कोना कोना घूमे। यहाँ की यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। वहां पर रहकर अध्ययन किया 5 साल, यहाँ की संस्कृति को जाना, क्या है यहाँ के मोन्यूमेंट्स, यहाँ के मठ, यहाँ का बौद्ध कल्चर, इसके बारे में जाना। क्योंकि यहाँ का बौद्ध धर्म और चीन का बौद्ध धर्म, ये बहुत इनमें अंतर था। इसी को जानने के लिए तो हर्ष भारत आया था, तो सॉरी ह्वेनसांग भारत आया था। तो उन्होंने अपनी पुस्तक सीयू की, इन्होंने ह्वेनसांग ने सीयू की में भारत का वर्णन किया है, कैसा भारत है, कैसे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के समाज कैसे हैं, लोगों के आपसी संबंध कैसे हैं, व्यापार कैसा है, इसका उल्लेख किया। इससे हमें हर्ष के समय में क्या हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी, उसको जानने का एक अवसर मिलता है। इसके बाद दक्षिण भारत, हालांकि दक्षिण भारत के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे स्रोत हैं, कुछ अभिलेख हैं जिससे हमें उनका पता लगता है। जैसे चोल साम्राज्य है, तेनालीराम का साम्राज्य है, कुछ 1-2 ग्रंथ हैं जिससे इनकी जानकारी मिलती है। बाकी बहुत ज्यादा जानकारी जितनी हमें उत्तरी भारत के बारे में प्राप्त है, उतनी दक्षिणी भारत के इतिहास का हमें पता नहीं है। ठीक है। चोल साम्राज्य था, हालांकि उसके बाद उसका पतन हो गया, लेकिन दक्षिण भारत को कोई जीतने में इतना सफल नहीं रहा। चाहे वो मुगल हो, चाहे मौर्य हो, चाहे गुप्त हो, चाहे कुषाण हो, चाहे जो सल्तनत काल के राजा हो, कोई भी हो, दक्षिण भारत पर किसी ने भी लंबे समय तक अपना आधिपत्य नहीं रखा था। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा तीसरा अध्याय, तीसरा है बाह्य आक्रमण। क्योंकि वैदिक काल से ही भारत का व्यापार था वो पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी देशों से होता रहा था। भारत एक समृद्ध जगह थी, यहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। तो इस चीज ने बहुत से विदेशी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने भी सोचा कि भारत में जाएं, वहां पर विस्तार करें अपने साम्राज्य का, वहां पर व्यापार करें। तो इसी के उद्देश्य से बहुत से विदेशी लोग यहाँ पर आए, जैसे कनिष्क, कुषाण, ये सभी जो थे चीन के लोग थे। हुन, शुंग, ये भारत में आए। इन्होंने एक अच्छा भारत को राज्य भी दिया जो कि लोक कल्याणकारी था। हालांकि लंबे समय तक ये नहीं टिक पाए। इन्होंने अपने संवत भी चलाए, जैसे शक संवत। ये संवत क्या होता है पहले ये जानते हैं अपने। जैसे अपने लिखते हैं ना, आज है 2020, ये तो अंग्रेजी काल है, लेकिन इससे पहले विक्रम संवत और शक संवत आए थे, जो कि हमारे हिंदू राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। अब हिंदू, इस पर एक डिबेट रहती है कि हिंदू क्या है, क्या हिंदू कोई धर्म है। देखिए अब तो हम इसे धर्म के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था।
हमारे भारत के पश्चिम में एक नदी थी, सिंधु नदी, जो आज के पाकिस्तान में है। जो भारत का पूर्वी हिस्सा था वो किसी भी आक्रमणकारी से सुरक्षित था, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ थे। लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा था वहीं से ज्यादातर विदेशी आक्रमण होते थे, जहां पर थी मुख्यतः सिंधु नदी, जिसे क्रॉस करके वहां के राजा भारत में आते थे। तो इस सिंधु नदी को उच्चारण में वो हिंदू बोलते थे, और यहाँ के जो निवासी थे उन्हें भी हिंदू बोला जाने लगा। इसलिए जो भारत का पर्टिकुलर क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाता था। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं। ठीक है बच्चों, ये बाह्य आक्रमण थे। इनके साथ बहुत सारे साहित्यकार आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी जिसमें भारत के उस समय में क्या चल रहा था उसके बारे में वर्णन किया। इसके बाद है हमारा मुगल आक्रमण का। ये भी रक्त संघ का है हमारा। देखिए, भारत में आक्रमण करने के लिए बहुत देशों के, चाहे मंगोलिया के हों, चीन के हों, यूनान के हों, बहुत लोग आए, लेकिन कोई भी लंबे समय तक नहीं टिक पाया। सबसे लंबे समय तक टिके थे वो थे मुगल। मुगलों का आना 9वीं शताब्दी से शुरू हो गया था, लेकिन ये अपनी स्थायी सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाए थे। मोहम्मद गोरी भारत में आया था, उसने अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन ये लंबे समय तक टिक नहीं पाई। ये वर्ष था 1192 का, जब ट्रायन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीत लिया, लेकिन वो खुद अपने देश गजनवी की ओर लौट गया। उसने यहाँ पर अपने गुलामों को रख दिया, उनका शासन हुआ, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चला। अंत में 1526 1192 से लेकर 1526 तक बहुत सारे राजा आए, बादशाह आए, लेकिन किसी की सत्ता लंबे समय तक 5-7 साल से ज्यादा नहीं चली। 1526 में फाइनली बाबर नाम का एक तुर्की राजा था, जो था तो बेसिकली तुर्की से, लेकिन अफगानिस्तान में रहता था। वो आया 1200 लोगों को लेकर। उसने दिल्ली में इब्राहिम लोदी पर हमला किया, उसके बाद राणा सांगा जो प्रतापी राजा थे उन पर हमला किया, और अंततः भारत में अपने राज्य को स्थापित कर लिया। 1526 से लेकर जब तक कि अंग्रेज या ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापत्य और प्रभुत्व भारत में नहीं बढ़ाया, इन्हीं बाबर के वंशजों ने भारत को शासन किया, चाहे वो अकबर हो, औरंगजेब हो, हुमायूं हो, शाहजहां हो, इनसे हम सभी सुपरिचित हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा 10 अंक का चैप्टर। इसके बाद है हमारा उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद पहले तो है क्या? साधारण भाषा में हम इसे कहते हैं गुलामी, कि अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया। अब गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेज भारत आए थे व्यापार करने के लिए। जहांगीर से टॉम स्ट्रो नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने अनुमति ली कि हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, यहाँ से मसाले ले जाएंगे, कुछ औद्योगिकरण की चीजें हैं बनी हुई वो यहाँ पर बेचेंगे। तो उन्होंने इसके लिए सहमति दे दी। कोलकाता में इसके केंद्र की स्थापना हुई, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वहाँ के जो लोकल रियासतें थी उनमें अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फूट डालो, राज करो, ये रणनीति अपनाई इन्होंने। 2 राजा होते थे, उनके बीच में लड़ाई करवा देते, तो एक राजा को भरोसा देते कि हम आपका संरक्षण करेंगे अपनी सैन्य ताकत से। जाहिर सी बात है, इनके पास हमसे ज्यादा आधुनिक हथियार थे, तो राजाओं ने इनके साथ संधियां करनी शुरू कर दी। इसके बाद समय आया 1818 का। 1818 में भारत में अंदर राजाओं में बहुत ज्यादा कलह मच चुकी थी, तो इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अपने पास आकर सभी को कहा, बुलाकर, कि हमसे संधि कर लीजिए, दूसरे राजाओं से आपकी रक्षा हम करेंगे, इसके बदले में आपके जो व्यापार है, आपकी राजनीतिक अवस्थाएं हैं, उन पर हमारा नियंत्रण रहेगा। इसके अलावा जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो आप हमें सैन्य सहायता देंगे। धीरे धीरे राजा उनके इन चक्कर में फंसते गए, और अंततः वर्ष आया 1857 का।
अब तक भारतीय ये बात जान चुके थे कि हमारा शोषण किया जा रहा है। यहाँ के जो कच्चे सामान को ले जाकर इंग्लैंड में बेचा जा रहा था और वहाँ के जो औद्योगिकृत सामान था उससे वापस लाकर भारत में बेचा जा रहा था। तो इससे भारत की स्थिति दिन ब दिन नीचे आती जा रही थी। तो ये तो एक बात थी ही, लेकिन इसके बाद 1857 में जो अंग्रेजी छावनियां थी उनमें एक बात फैल गई। क्या बात? उस समय अंग्रेजों के द्वारा एक नया हथियार लॉन्च किया गया था, इनफील्ड राइफल। तो इस राइफल में एक कारतूस का इस्तेमाल होता था और उस कारतूस के ढक्कन को हटाने के लिए एक विशेष प्रकार की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। मुसलमानों में ये बात फैलाएगी कि ये चर्बी सूअर की है, और जो हिंदू थे उनमें ये भावना बात फैलाएगी कि ये गाय की है। अब दोनों के लिए इसको मुंह लगाना बुरा था। क्यों? हिंदू गायों को अपनी धार्मिक नजरिए से देखते हैं, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास देखते हैं, और दूसरी तरफ जो सूअर है उसको मुस्लिम खाना बहुत ही बुरा मानते हैं धार्मिक नजरिए से। तो इससे उनकी धार्मिक भावनाएं बढ़ गई। इसके साथ साथ उनका शोषण हो रहा था, उनको बड़े अंग्रेजी ओहदे दिए नहीं जा रहे थे, जो कर्नल स्तर के या मेजर स्तर के, उनमें सिर्फ अंग्रेजी लोगों की भर्ती की जा रही थी। तो इससे कहीं ना कहीं तो वो आहत थे। लेकिन जो 1857 की घटना हुई कारतूसों वाली, तो इसने उस ज्वाला को आग दी। ठीक है, इससे ज्वाला बढ़ गई, लेकिन भारत आजाद नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इन सभी छावनियों में, इन सभी लोगों में एकता का अभाव था। अगर भारत उसमें आजाद हो भी जाता तो शायद बेहतर ना होता, क्योंकि उस समय कोई ऐसी एकीकृत व्यवस्था नहीं थी, एक संविधान नहीं था हमारा, कुछ जुड़े हुए नियम नहीं थे, या कुछ ऐसे लोग नहीं थे जो पूरे देश पर अपना हक रखते हो। ठीक है बच्चों, तो उस समय भारत आजाद नहीं हुआ तो अच्छा है, लेकिन उस समय तक भारत में जो कुरीतियां थी, बुरी बातें थी, वो घर कर चुकी थी, जिसके बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में। ठीक है बच्चों, ये था हमारे स्वाधीनता आंदोलन। अब स्वाधीनता वही बात कि जो अपने विश्वास में जो अंग्रेजों ने अपने हाथ में सत्ता ले रखी है उसे अपने पक्ष में करना, और मुख्यतः एक ऑटोनॉमी की स्थापना करना, एक प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करना जो कि अपने लोगों के लिए जवाबदेह हो। अब जो सत्ता थी या सरकार थी वो इंग्लैंड में बैठे लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी। उन्हें क्या पता कि भारत की स्थिति कैसी है, लोगों को क्या चाहिए, क्या इनकी दुविधाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसा यहाँ पर हेल्थ और शिक्षा का स्ट्रक्चर है। तो उसे देखने के लिए कुछ जागरूक लोगों ने आंदोलन चलाया। देखिए, उस समय तक भारत में साक्षरता 1% से भी कम थी, तो लोगों को पता ही नहीं था हम गुलाम हैं। जो लोग इसी माहौल में पैदा हुए उन्हें क्या लगेगा कि ऐसी ही जिंदगी होती है, एक मानक जिंदगी यही है। लेकिन कुछ अच्छे समाज सेवकों ने लोगों में अलख जगाई, जिसमें थे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। देखिए, जब पश्चिम से अंग्रेज आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि आपकी संस्कृति हमसे नीची है, जो ईसाई मिशनरी है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपका इतिहास बहुत ही गरीब है, और हमें अपने इतिहास का पता नहीं था, क्या वेद है, क्या पुराण है, क्या पीछे हुआ है, क्या हमारा इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, चाहे बुद्ध के समय हो, चाहे मौर्य साम्राज्य के समय हो, गौतम के समय हो, ये सभी बातें, आर्यभट्ट जैसे हमारे इतने विद्वान हुए हैं, हमें इसका पता नहीं था। तो इन सभी ने आके हमारे यहाँ शिक्षा की अलख जगाई। बहुत सारी बुराइयां, जैसे कन्यावध, छोटी बच्चियों को मारना, बाल विवाह, इसके अलावा जो विधवा स्त्री की उनका जो जीवन था वो थोड़ा बुरा था, उनका विवाह नहीं होता था, इस प्रकार के घटनाएं चल रही थी। तो राजा राम मोहन राय ये आए, 1828 का साल था, ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इसका मुख्य काम था हमारे नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाना। इसके बाद आए स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसके बाद आए स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन था बेसिकली एक स्कूल जो भारतीयों को शिक्षित करता था, क्योंकि उस समय में कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी जैसे अपने आज है ना यूजीसी या हमारे बोर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं था। तो इन सभी को मॉनिटर करने के लिए, भारत के लोगों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अपनी संस्कृति का ज्ञान देने के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की प्रेरणा से वेलूर मठ की स्थापना की, जो रामकृष्ण मिशन के अंदर था।
1893 में वो गए शिकागो में था विश्व धर्म सम्मेलन। पूरे विश्व से वहाँ के लोग आए थे अपनी संस्कृति के बारे में बताने के लिए, अपने धर्मों के बारे में बताने के लिए। उस समय तक एक बात प्रचलन में थी कि भारत के लोग सांस्कृतिक तौर पर बहुत गरीब हैं, इनकी कोई संस्कृति नहीं है, कोई इनका पीछा नहीं है। तो विवेकानंद गए, उन्होंने वेदों के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में एक इतना अच्छा भाषण दिया कि वहां पर बैठे सभी लोग अभिभूत हो गए। 1 महीने तक वहां के समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद के इस भाषण के अंश प्रकाशित होते रहे और लोगों को भी पता लग गया कि भारत की संस्कृति कितनी बेहतर है, जो आज तक समझते थे वैसा कुछ भी नहीं था। तो इससे हमारा जो नया समाज आने लगा और विदेशी लोग हमारे बारे में जानने लगे। लेकिन अंग्रेजों का मंसूबे अभी तक कामयाब नहीं हुए थे। उन्होंने भारत को और लूटना प्रारंभ किया। कैसे? 1905 इस समय में बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता भी थी, ठीक है। अब ये एकता थी अंग्रेजों के लिए खतरा। जब तक ये एकता रहती, अंग्रेज अपना शासन यहाँ पर नहीं चला सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अब उन्होंने ये कहा कि हमने ये प्रशासनिक नजरिए से किया है कि एक बड़े राज्य पर प्रशासन करना मुश्किल है, तो उसे 2 भागों में बांट दिया। लेकिन असल में कारण था कि वहां पर हिंदू मुस्लिमों की एकता हो रही थी, छोटे छोटे आंदोलन शुरू हो चुके थे, तो इनसे बचने के लिए उन्होंने ये किया। इसके बाद हिंदुओं के पास तो अंग्रेज करते थे मुसलमानों की बुराइयां और मुसलमानों के पास हिंदुओं की। तो हालांकि अच्छा लंबा नहीं चला, इसके बाद हिंदू मुस्लिम की एकता भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद आया 1909 का साल, सॉरी 1919 का साल। इस समय भारत में एक मिशन आया अंग्रेजों की तरफ से कि ये दिखाने के लिए कि आपको आपकी सत्ता हस्तांतरित की जाएगी, लेकिन उसका जो शीर्ष होगा वो रहेगा इंग्लैंड। लेकिन ये सब था दिखाने के लिए, भारत के लोग समझ गए कि ये क्या व्यवस्था है, ये सिर्फ हमें गोली देने के लिए और कुछ नहीं है। उसके बाद आया 1935 का भारत अधिनियम। भारत अधिनियम में बहुत सी बातें की गई कि आपको किस तरह स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है, ऑटोनॉमी दी जाएगी, आपको आपकी असेंबली में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, अच्छी हिस्सेदारी होगी। लेकिन ये भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। इसमें जो बड़े पद थे, जो मुखिया के पद थे, वो भी अभी इंग्लैंड के पास थे। इससे भारत के लोग संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद राजनीतिक आंदोलन और तेज हो गए और इसके बाद आया 1939 का साल। 1939 में युद्ध शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें इंग्लैंड भी भागीदार था। इससे इंग्लैंड की जो स्थिति थी वो थोड़ी दयनीय हो गई। उसके पास वो संसाधनों की कमी आने लगी। भारत से भी कुछ लोग थे जो उनकी तरफ से लड़ने गए थे, लेकिन बाद में वापस बुला लिए गए। तो इस स्थिति तक आते आते अंग्रेजों की हालत बुरी हो चुकी थी, ठीक है। इधर से भारत में जो आंदोलन थे स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर, वो तेज हो चुके थे। तो अंत में ये निर्णय लिया गया कि भारत को आजाद किया जाएगा। भारत आजादी अधिनियम 1947 को पारित हुआ। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी दे दी गई। इससे पहले एक संविधान सभा गठित हुई। उसने भारत को चलाने के लिए एक पुस्तक की रचना करनी थी और वो होने थे सर्वसहमति से। तो विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रतिनिधियों को बुलाया गया, दिल्ली में आज संसद भवन में बिठाया गया। वहां पर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक एक लंबी बहस, एक चर्चा के बाद हमारे संविधान का प्रारूप उसे तैयार किया गया और अंत में 26 जनवरी 1950 को भारत को आजाद कर दिया गया। लेकिन ये भारत कौन सा था? क्या वही भारत जिसका जिक्र अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में किया गया था? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने जाते जाते एक चाल खेल ली। क्या खेल ली? जो उन्होंने आग इतने समय से लगा रखी थी हिंदू मुसलमानों में, अब वो प्रज्वलित हो चुकी थी, तेज हो चुकी थी। तो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठ गई थी पाकिस्तान के नाम से, जिसको उठाने वाला था मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसा नहीं था कि सभी मुसलमान या मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना की सपोर्ट में थे, वो भी ऐसा अलग राष्ट्र चाहते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना उस समय एक बहुत बड़ा नाम था।
उन्होंने अपने अलग राष्ट्र की मांग को अंग्रेजों से स्वीकार करवा लिया। उसका संविधान भी बना अलग बनाम से। तो 14 अगस्त 1947 को भारत को दो भागों में बांट दिया गया, एक था पाकिस्तान, एक था भारत। अब 26 जनवरी तक जब भारत आजाद हो गया था तो भारत था क्या? भारत 565 छोटी छोटी रियासतों में बंटा था, जिसमें से 562 रियासतों का एकीकरण हो गया था। एकीकरण क्या, उनको भारत में शामिल कर लिया था। यह प्रस्ताव दिया था अंग्रेजों ने। प्रस्ताव दो थे, एक तो कोई भी रियासत अपना अलग वर्चस्व बना सकती है और दूसरा वो भारत में शामिल हो सकती है। शामिल होने के जो प्रस्ताव था उसे कहा गया विलय पत्र, और इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने का जिम्मा मिला रियासती डिपार्टमेंट को, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। इन्होंने मिलकर भारत का एकीकरण किया। अब कैसे किया वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है राजस्थान का एकीकरण। अब राजस्थान क्या है? आपका अंतिम अध्याय। देखिए बच्चों, आज जिसे हम राजस्थान बुलाते हैं वो राजस्थान नहीं था। हाँ, कुछ ग्रंथों में, कुछ पुस्तकों में इस भूभाग को राजपूताना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर जातियां थी जिन्होंने शासन किया वो राजपूत थी, तो उससे राजपूताना कहा गया। लेकिन ये राजस्थान उस समय तक 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित था। अब जो केंद्र शासित प्रदेश है ये तो भारत के नियंत्रण में ही है, लेकिन 19 रियासतों को एकत्रित करना जरूरी था। ये 7 चरण में हुई, इनके 7 स्टेप्स थे जो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को खत्म हुए। इसके बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से स्टेप से गुजरा, क्या क्या शर्तें मानेंगी, कौन कौन इनके प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री रहे, क्या राज प्रमुख रहे, राज प्रमुख क्या था, जब विलय हो रहा था तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनको कैसे सुलझाया गया, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के एकीकरण में। तो ठीक है, हम इसके बाद अगले अध्याय से, हमारा अगले क्लास में हमारा पहला अध्याय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे क्या है उसमें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।